सभी साथियों को जोहार मेरी ओर से। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी है। एक दिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे बीच में रोहित कांति भाई बैठे हुए हैं। एक समय था जब जिला मुख्यालय पर कोई कार्यक्रम हुआ करते थे, चिंतन शिविर हुआ करते थे। उस समय मात्र एक दो व्यक्ति बोलते थे अपनी समय सीमा के अंदर, और उसके बाद दो तीन वक्ता और होते थे तो वो दो दो मिनट में एक एक मिनट में बैठ जाते थे। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस महामानव, उस व्यक्ति का और उस विचारधारा का, जिसकी वजह से आज समाज के अंदर इतने सारे वक्ता खड़े हुए हैं। आप सभी भाई उस विचारधारा का एक बार धन्यवाद करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से उसका अभिवादन करेंगे, क्योंकि हमें एक मंच मिला, हमें एक जगह मिली। आज बहुत सारे वक्ता कह रहे थे कि ये लोग हमको डराते हैं, ये लोग हमको धमकाते हैं। उनको आज ये चीजें छुपने क्यों लगी, क्यों आज उनको तकलीफें हो रही है? क्योंकि आदिवासी परिवार नाम की जो विचारधारा थी, जो सांस्कृतिक शुद्धिकरण और वैचारिक एकीकरण करते हुए आज समाज को जन जागरण करते हुए, एक जाजम पे लाने का काम करते हुए अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सिखा रही थी, उस विचारधारा से निकले हुए हर एक वक्ताओं से उनको तकलीफ होने लगी। ये तकलीफें उनको होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। इस इलाके में जहां पर भी चिंतन शिविर हुए हैं, जहां पर भी सामाजिक कार्यक्रम हुए हैं, वहां हर एक प्रकार से अलग अलग नए तरीके से वक्ता निकल करके सामने आए हैं। उनको तकलीफ यह होती है कि हम दूसरी पार्टियों के अंदर, दूसरी विचारधाराओं के अंदर, हमारी उम्र निकल गई झंडे पकड़ते पकड़ते, हम अंतिम छोर पर हैं। तब जाकर के हमको कहीं सरपंच बनने को मौका मिला, कहीं जाकर के प्रधान बनने को मौका मिला, और शायद एक्सपायर डेट से 5-1 साल और बाकी है, तब जाकर के विधायक की टिकट मिली। तो उनको तकलीफ है कि कल परसों के बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करके, जो बीएसटीसी बीएड और उसके बाद अपनी जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जागरूक होकर के हक अधिकारों की किताबें पढ़ के आज बड़े बड़े मंच पे जाकर के बोल रहा है, और कई जगह तो सरपंचों में चुनाव लड़ रहे हैं, और तो और इस विचारधारा ने सबसे कम उम्र के विधायक तक जिता करके विधानसभा में भेज दिए। उस बात से इनको तकलीफ है मेरे भाई। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि मैं आदर करता हूं उन बुजुर्गों का, सम्मान करता हूं उन महिलाओं का, जो लोग इस क्रांति के साथ में जुड़ रहे हैं और हमें दुआ और साथ देते हैं। कुदरत से दुआ करूंगा उनको लंबी उम्र दे, और जो हमारा सपना है तब तक उनको जिंदा रखे और स्वस्थ रखे। वो सपना हमारा पूरा नहीं होता तब तक। मेरे भाइयों, मैं आज आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों को एक एक करके टारगेट क्यों करते हैं ये लोग। एक व्यक्ति हमारा सांसद बन गया तो वहां सारे लोग उनको घेरने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति हमारा विधायक बन गया, एक व्यक्ति हमारा सरपंच बन गया, पूरी पंचायत समिति उस व्यक्ति को घेर करके रख देती है। बहुत सारे सरपंच बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ है कि हमारी जिंदगी निकल गई, माथे से लेकर के पैर तक सारे बाल सफेद आ गए, फिर भी हमको अभी तक कोई प्रधान और सरपंच नहीं बना पा रहा है कांग्रेस बीजेपी में। और ये विचारधारा जाजम पे बैठते हैं और तय कर देते हैं कि ये हमारा व्यक्ति ये प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो इनका व्यक्ति जीत भी जाता है। उस बात से उनको तकलीफ है मेरे भाई। ये बातें सोचनी पड़ेगी। आज आप याद करो उस इतिहास को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिरसा मुंडा, टंट्या भील जैसे महान क्रांतिकारी रहे थे। हमारा समाज पूरे भारत देश के अंदर था, पूरे देश लेवल पे आदिवासी लोग थे, पर एक दो लोग ही चुन करके आगे क्यों बढ़े? क्योंकि उनके अंदर जो चीजें थी, आज बहुत सारे वक्ता बोल रहे थे, हिचकिचाहट हो रही थी,
होती है मेरे भाइयों। ये मंच ही एक ऐसा है, बहुत सारे भाइयों को ये भी लग रहा होगा कि मुझे भी बोलना चाहिए था, मैं भी और अच्छा बोल सकता था। बिल्कुल, उस समय टंटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे लोग उस समाज को लीड कर रहे थे और नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। सेम उसी तरीके से आज हमारे बीच में पहुंचे हुए कांति भाई, हमारे आदरणीय गुरुजी, सांसद साहब, कई सारे विधायक और आपके जिले में कई सारे ऐसे वक्ता हैं जो समाज का कम लोग हैं फिर भी नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आपसे एक उम्मीद और आशा लेकर के जाना चाहता हूं, जिस तरीके से पूरा समाज बिरसा मुंडा, टंटिया मामा के ऊपर निर्भर था, उनकी बातें मानता था, पर उसके अनुरूप अगर उनके साथ नए नए और क्रांतिकारी होते तो शायद बिरसा मुंडा को मार सकते थे, पर उसके बाद दूसरे को नहीं मार सकते थे, क्योंकि उनकी विचारधारा इतनी मजबूत थी। आज आप बताओ, यहां पर एक कोई दुर्घटना हुई है, एक व्यक्ति को दबा करके, परेशान करके उसको अपने से हटा दिया जाता है और ऐसे कार्यक्रमों को विफल करने की साजिश करते हैं वो लोग। मैं ये कहता हूं, अगर इसी इलाके में कई सारे हर एक घर के अंदर जहां जहां समाज है वहां वहां हर एक लड़का और लड़की बोलने वाले हो गए, पूर्व वक्ता बता रहे थे कानून का ज्ञान रखने लग गए, तो हम लोगों को कोई रोक सकेगा क्या? वो जागृति हमारे अंदर लानी पड़ेगी, तब जाकर के हम वो करेंगे, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पूर्व में हुआ था, जिस तरीके से बिरसा मुंडा, टंटिया मामा मारे गए, उस तरीके से 4-5 लोग हैं वो चुने हुए, अगर उनको खत्म कर दिया, किसी साजिश के तहत कहीं कुछ कर दिया, तो हमारा समाज जो है आज एक दिशा में है वो दिशा विहीन हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये बातें बहुत ध्यान तक हमको सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हमें इन चीजों के ऊपर समझ आएगी। आज सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा मात्रा में युवा भाई है और उनको आशीर्वाद देने के लिए बुजुर्ग और माता भी पधारी हुई है। मैं युवा भाई से एक बात और एक उम्मीद करके जाना चाहता हूं, आपको अपने आप से पहले सबसे पहले अनुशासित हो जाना है। किसी को गलत तरीके से, किसी को ना समझ आवे वैसे किसी प्रकार के कोई जवाब नहीं देना है, चाहे सामने दूसरी पार्टी का नेता हो या शासन प्रशासन हो। आज इनको हम ही लोगों से सबसे ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि बहुत सारे वक्ता होते हैं जो बोल देते हैं यहां से, पर उसके बाद किसी छोटे कार्यकर्ताओं को उठा करके कोई न कोई परेशान करने का काम करता ही है। इन चीजों को सोचना पड़ेगा। अगर जिस दिन हम ही अनुशासित हो जाएंगे तो सामने वाले की शायद तक मजाल है वो हमारी तरफ नजरें भी नहीं उठाएगा। ये चीजें हमको सोचनी पड़ेगी। और इस इलाके के अंदर काम करना बहुत टेढ़ी खीर है, और जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं, मैं तो उन भाइयों को दाद देना चाहता हूं कि कम से कम इतनी ढांढस रखते हुए, अपने आप में कुछ और नहीं दिखाते हुए, बाकी इनकी भी बाजू में वो दम है जो किसी को पकड़ देवे तो शायद छोड़े ही नहीं, पर वो सारी चीजें विनम्र तरीके से शासन प्रशासन से लड़ना हो, नेताओं से लड़ना हो, फिर भी ढांढस रखते हुए वो कार्य जरूर करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। हमारे इलाके में हमारी समाज की जो विचारधारा है उसके समान अनुरूप कोई लोग अभी किसी पार्टी को प्लस करने के लिए अलग अलग इलाकों में मीटिंग कर रहे हैं, और आज उसी जाजम पे बैठे हुए लोग, उन्हीं मीटिंगों में बैठे हुए लोग आज उनके घरों में ढूंढ के दिन, विवाह के दिन सबसे ज्यादा ठेकों से दारू मंगवाई जाती है, जो समाज की जाजम पे बैठ करके ये कहता है कि दारू हमारे समाज में बंद होनी चाहिए। वही लोग हैं, उन्हीं लोगों ने मीटिंगें करी, उन्हीं लोगों ने ये सारा काम किया। मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं, युवाओं से, कुछ चीजें हमारे समाज के अंदर कुरीतियों के तौर पे हैं, उन्हें हम अगर खत्म करना चाहते हैं तो आज ही खत्म कर सकते हैं, और खत्म हमें करनी पड़ेगी। कम से कम हमें हमारे कंट्रोल में आना पड़ेगा। मेरे भाइयों, वो लोग कहते हैं कि इतनी चांदी और इतना सोना ले जाना चाहिए,
मैं आज आपको एक ही बात के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप यहां पर बैठे हुए हो, अगर कंट्रोल तभी आएगा जब हमें अगर बहू लानी है, ये सोचोगे, हमारे घर में लड़की लानी है, ये सोचोगे, तभी जाकर के हम रकमों के ऊपर अपना कंट्रोल कर पाएंगे। मेरे भाई, सोच के देखो, एक लड़का है, उसकी शादी करवानी है, हम ये सोचते हैं कि सबसे कम रकम के अंदर वो बहू हमारे घर के अंदर आ जानी चाहिए, सबसे कम खर्चे के अंदर आ जानी चाहिए। अगर ये सोच रखते हैं तो कल उठ करके हमारी बेटी को भी हम सही तरीके से शादी करवा सकते हैं। मेरे भाई, आप ये करोगे कि बहू तो आपको बहुत सस्ती चाहिए, कम रकम में चाहिए, और जब बहन की शादी करवानी हो तब माता बहनें बैठ जाती है, 2 वाली नहीं 3 तोले वाली चाहिए, यूं करके वही समाज को सबसे ज्यादा बरगलाने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, इन बातों को आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आपकी बेटी है और आपकी बहन बेटी आप शादी करवानी है, तो कल भी वो किसी की बहू बन रही है, किसी का घर टूट जाएगा उस चक्कर में, जिस तरीके से हम उनके ऊपर कर्जा डालते हैं। तो ये चीजें हर एक जगह पे बोलते हैं। और युवा भाइयों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा समाज है, हमें उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये बात सच है, कि हमारे समाज के अंदर हम लोग जो हैं वो आखिरी पीढ़ी हैं। हमारे बाद वाली पीढ़ी से तो आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। उनको कहोगे यहीं रुक, तो बोलेगा खजूर के वहां जाकर के हाँ क्या कह रहे थे। फिर उससे पूछेंगे कि वहां क्यों रुका, यहाँ रुकना चाहिए था। मेरे को बाद में समझ में आया, ठेठ वहां गया। वो लोग नहीं रुकने वाले। और हमारे बाद में जो पीढ़ी है, अगर उसके ऊपर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें अनुशासित होना पड़ेगा। तब हमारे इलाके में एक खदान है जो पूर्व में खुली, और उसके अंदर यह कहा गया था कि स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाएगा, तो हमें यहाँ खान खोलने दो। और उसके बाद धीरे धीरे वो खान भी राजनीति के पेट चढ़ गई, और चढ़ने के बाद आज बाहर वाले लोगों को ला करके यहाँ भर्ती किया गया, और हमारे भाई कहीं बाहर जाकर के नौकरियां कर रहे हैं। मेरे भाई, आज उनकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है। आज अगर उन्होंने 2 महीने होली से पहले अगर चढ़ाए होंगे, भरे होंगे, तो जाकर के शायद 1 महीने का पगार मिलेगा, और 1 ही महीना अगर भरा होगा तो उसको भाड़ा देकर के अहमदाबाद से वापस घर आना पड़ेगा। यह स्थिति आज हमारे समाज की हो चुकी है। हम लोग मालिक थे, इस आदिवासी इलाके को मालिकाना हक था, मालिक बने हुए थे, पर आज हमको पूरी तरीके से मजदूर बना करके रख दिया है इन लोगों ने। मंडी लगती है वहां पर पारस पे और सवीना पे, और वहां अगर किसी तीसरे बंदे को, हर तीसरे बंदे को टच करके अगर पूछोगे क्या करने जा रहे हो, काम करने, और उससे पूछोगे अगर क्या किया है, तो जरूर वो 12वीं 10वीं या बीएड की है, ये जरूर बताएगा। आज ऐसी स्थिति हो चुकी है। मेरे भाइयों, हमारे इलाके में एक जल जीवन मिशन जो टंकियों का काम करवा रहे थे, सरकारों ने बाहर के ठेकेदारों को ठेका दिया, और उसके बाद मजदूर हमारे यहाँ के रखे। उन लोगों ने आज तक भी उसकी तनख्वाह नहीं की। जसवंत पाल के ऊपर उसका भी धरना चल रहा है। मेरे भाइयों, हमें हर रोज, हर तरीके से, हर तबके से और हर एक वर्ग से, और सांस सांस और कदम कदम पे हमें लड़ना पड़ रहा है। हम जीवन में सुबह उठते हैं, तब से हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है, तब से हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर पूरे दिन में हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं और अनुशासित नहीं रहे, तो शाम होते होते शायद हम किसी और दिशा में चले जाएंगे। इसीलिए अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बातें बहुत सारी हैं, पर मैं यह मानता हूं कि बहुत सारे भाई जो परिपक्व हैं वो बैठे हुए हैं, तो इस बात को जरूर सोचना, अनुशासित होकर के जाना, तभी जाकर के हम इस कार्य को आगे लेकर के चल पाएंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, धन्यवाद।